वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल केमिस्ट्री। इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं विषय रसायन अध्याय 7 पी ब्लॉक तत्वों का रसायन अर्थात पी ब्लॉक तत्व भाग 3। इसके 2 वीडियो पहले से ही इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहां से इसके दोनों भाग देख सकते हैं। यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स कंटिन्यू मिलते रहें। पिछले वीडियो में हमने देखा था नाइट्रोजन बनाने की विधि, उपयोग, अमोनिया बनाने की विधि, गुण और उपयोग। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियाँ, गुण और उपयोग, वर्ग 16 के तत्वों का सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और उपलब्धता। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं। नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल ये एक प्रबल अम्ल होता है, बहुत ही कोरोजिव यानी कि संक्षारक प्रकृति का होता है, खनिज अम्ल है। इसे एक्वाफ्रोटिस के नाम से भी जाना जाता है और स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल एक बहुत ही शक्तिशाली प्रबल अम्ल है और जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होकर वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन उत्पन्न करता है। इसका अणुभार लगभग 63.01 ग्राम प्रति मोल होता है। नाइट्रिक अम्ल की संरचना को हम इस संरचना के द्वारा दर्शा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक नाइट्रोजन है ये 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से और 1 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और चूंकि यह अनुनादी संरचना दर्शाता है इसीलिए इसका स्थायित्व अन्य ऑक्सो अम्ल से अधिक होता है। जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो और भी कई ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, जैसे हाइपोनाइट्रस अम्ल H2N2O2, यह भी अम्लीय होता है और नाइट्रस अम्ल भी होता है HNO2, परंतु ये जो नाइट्रिक अम्ल है केवल यही सर्वाधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो माइनस चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन पर मूव कर सकता है, इसीलिए इसमें अनुनादी संरचना संभव है, इसी की वजह से यह स्थायी होता है। इसके बनाने की विधियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए सोडियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म किया जाता है। इन दोनों को गर्म करने से हमें HNO3 प्राप्त होता है और रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को गर्म किया जाता है। आप यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट के अलावा यहाँ पर आप पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल का व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए इसे निर्जल अमोनिया का ऑक्सीकरण कराकर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर यह क्रिया कराई जाती है, जिसे हम ओस्टवाल्ड प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और ये ओस्टवाल्ड प्रक्रिया HNO3 बनाने की औद्योगिक विधि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओस्टवाल्ड विधि के पहले पद में अमोनिया और धूल मुक्त वायु 1:10 के अनुपात में लिया जाता है। यहाँ पर अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और जल। NO यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड है और जल। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और यहाँ पर तापमान काफ़ी अधिक होता है, 1100 केल्विन ताप रहता है और प्लेटिनम की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। दूसरे पद में इसे शीतलक पाइप में 320 से लेकर 325 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसे ऑक्सीकरण कक्ष में पहुंचाया जाता है, जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड अस्थायी होती है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 काफ़ी स्थायी होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें अमोनिया और वायु का मिश्रण लिया गया है। यहाँ पर तापमान 800 डिग्री रखा गया है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में दोनों आपस में क्रिया करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण तापमान और अधिक बढ़ जाता है। फिर इसे शीतलक पाइप में से गुजारा जाता है, जहाँ इसका तापमान थोड़ा कम होता है। उसके बाद तीसरे स्टेप में इसे ऑक्सीकरण कराया जाता है और ऑक्सीकरण कक्ष में लेके जाते हैं। वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि काफ़ी अस्थायी है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यहाँ पर ये वाले चैम्बर में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अधिक स्थायी होता है। इसके बाद ये अगले चैम्बर में जाता है और जो अगला चैम्बर है ये कहलाता है अवशोषण स्तंभ। तो यहाँ पर इस गैस को प्रवाहित किया जाता है और साथ में ऊपर से ये जल के फव्वारे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों आपस में क्रिया करते हैं। तो जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 जब भी आपस में क्रिया करते हैं
तो जल और NO2 की क्रिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पन्न होता है। ये नाइट्रिक अम्ल जो है वो तनु होता है, 68% इसका सांद्रण होता है। तो इसका आसवन करके इसे और सांद्रित किया जाता है और इसके बाद फिर इसका निर्जलीकरण करके इसमें जो जल के कण मौजूद है उसे सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से हटा दिया जाता है। इस प्रकार 98% तक सांद्र HNO3 प्राप्त होता है। HNO3 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण को सधूम नाइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 4 अवशोषण स्तंभ। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है और साथ में NO गैस भी बनता है जिसे हम पुनः चक्रित कर लेते हैं। और 5वें पद में 5th स्टेप में नाइट्रिक अम्ल को कम दाब पर 68% तक आसवन के द्वारा सांद्रित करते हैं, लेकिन बाद में निर्जलीकरण करा के 98% तक सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। और नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों के मिश्रण को सधूम HNO3 कहते हैं। इसके गुण देख लेते हैं। जब ये शुद्ध अवस्था में होता है तो रंगहीन तेल के समान द्रव दिखाई देता है, परंतु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अशुद्धि मिली होती तो यह पीले भूरे रंग का दिखाई देता है। जब इसमें पानी डालते हैं तो यह पूर्ण रूप से वियोजित होता है। इसी कारण यह काफ़ी प्रबल अम्ल है और जल में यह हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन के रूप में विघटित हो जाता है। ये बहुत ही संक्षारक प्रकृति का होता है और यदि यह त्वचा पर पड़ जाए तो बहुत पीड़ादायक घाव बना देता है। निर्जलीकृत अम्ल का क्वथनांक 355.6 केल्विन होता है और यह लगभग 231 केल्विन पर सफ़ेद ठोस के रूप में जम जाता है। इसके उपयोग देख लेते हैं। इसका मुख्य उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, विस्फोटक के निर्माण के लिए, TNT डायनामाइट आदि के निर्माण में होता है। सोना और प्लेटिनम के शुद्धिकरण में, एक्वारेजिया बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग प्रयोगशाला में बहुत अधिक काम आने वाले अभिकर्मक, ऐसी कोई लैब केमिस्ट्री लैब नहीं रहेगी जहाँ आपको HNO3 नहीं मिलेगा। रासायनिक गुण देख लेते हैं। सबसे पहला रासायनिक गुण, जब इसे गर्म किया जाता है तो यह विघटित हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल में। दूसरा गुण है अम्लीयता, यह प्रबल अम्ल होता है तो क्षार के साथ क्रिया करके यह लवण बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए NaOH क्षार के साथ क्रिया करके ये लवण बना रहा है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है उसके साथ भी क्रिया करके ये लवण और जल बनाता है और सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके यह लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसीलिए यह एक अच्छा ऑक्सीकारक भी माना जाता है। यहाँ पर आप देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल यदि आप लेते हैं तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रहा है और यदि आप तनु लेते हैं तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न करता है, परंतु दोनों ही नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए दोनों अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। अधातुओं के साथ क्रिया देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ के बताया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट्स में भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप सीधे रिएक्शन भी याद कर सकते हैं, जैसे कार्बन और HNO3 ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक अम्ल और जल बनता है। परंतु यहाँ पर जो ऊपर में आप रिएक्शन देखिए, जो 2HNO3 लिया, आप जितने भी रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर मैंने 2HNO3 लिया और पहले उसको ब्रेक कराया है, पहले उसका वियोजन कराया है। तो ये जो है सांद्र HNO3 के साथ क्रियाएं, ये सारी की सारी सांद्र HNO3 के साथ क्रियाएं हैं। तो इनको संतुलित करना आसान है। हालांकि समीकरण संतुलित करना एक अलग ही टॉपिक है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको समीकरण संतुलित करने के बारे में नहीं बता रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको सीधे ये बता रही हूँ कि जब भी अधातु के साथ क्रिया करते हैं तो साथ में ये अम्ल बनाते हैं। जैसे देखिए कार्बन के साथ भी कार्बोनिक अम्ल बना, आयोडीन के साथ भी आयोडिक अम्ल बना, ऐसे ही फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरिक अम्ल बनता है और सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है। तो अधातुओं के साथ क्रिया करके ये अम्ल, जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। धातु के साथ जब ये क्रिया करते हैं तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लवण, जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया के एक पद में पहले हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है जो बाद में ऑक्सीकृत होकर जल में बदल जाती है, जिंक। लेकिन जब तनु के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको अलग प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब ये सांद्र के साथ क्रिया करता है तब ये अलग तरह के प्रोडक्ट देता है और जब ये तनु के साथ क्रिया करता है तो अलग तरह के प्रोडक्ट देता है। तो जब हम जिंक और तनु H2SO4 की क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही। पहला पद दोनों का एक समान है, परंतु सेकंड स्टेप में देखिए जब HNO3 सांद्र तनु HNO3 जब इसके साथ क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर ये N2O बना रहा है, जबकि पहले वाले में NO2 बन रहा था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है सांद्र के साथ में और तनु के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। और अति तनु HNO3 के साथ में ये और अलग रिएक्शन देता है और यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट भी बनता है NH4NO3 और साथ में जल, जिंक नाइट्रेट H2O यानी कि जल और अमोनियम नाइट्रेट। तो चूंकि यहाँ पर
तनु और सांद्र और अति तनु तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को इसका नोट्स जरूर बनाना चाहिए। इसके बाद अगला देखते हैं कॉपर के साथ। कॉपर के साथ भी देखिए सांद्र और अति तनु दोनों में आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जब सांद्र लिया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जब तनु के साथ क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसे ही सिल्वर के साथ भी सांद्र और तनु में आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। इन रिएक्शंस के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे मेरे बता देने से ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल में भी काम आता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रैक्टिकल के भी वीडियोज़ हम लेकर आएँ। तो इसमें रिंग टेस्ट देख लेते हैं, वलय परीक्षण जिसे कहा जाता है। लैब में आप नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें जिस लवण में नाइट्रेट आयन है या नहीं इसके परीक्षण के लिए उसका जली विलयन लेते हैं और साथ में ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट विलयन लिया जाता है। दोनों के मिश्रण में सांद्र H2SO4 परख नली में दीवार की सहायता से सावधानी से डाली जाती है तो भूरे रंग का एक छल्ला बनता है। इसे हम वलय परीक्षण या रिंग टेस्ट कहते हैं। तो नाइट्रेट आयन और फेरस आयन अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये जल और फेरस आयन की उपस्थिति में मिलकर एक भूरे रंग का कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं जिसे हम नाइट्रोसो फेरस आयन के नाम से जानते हैं। तो नाइट्रोसो फेरस आयन के कारण ही ये ब्राउन कलर का रिंग जो है वो दिखाई देता है। इसके बाद अगला है समूह 16 के तत्व। 16वें वर्ग में कुल इन तत्वों को शामिल किया गया है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसमें जो शुरू के 4 तत्व हैं इनको कैल्कोजन कहा जाता है। कैल्कोजन का अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर अयस्क ऑक्साइड सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कैल्कोजन कहने का कारण यह है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकतर धातु है जो होती है वो ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में रहती है। तो सल्फाइड सल्फर का ही तत्व है और ऑक्साइड ऑक्सीजन का तत्व है। तो दोनों ही तत्व इस वर्ग के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है और वायुमंडल में लगभग 21% भाग जो होता है वो ऑक्सीजन का ही होता है। इसी प्रकार 16वें वर्ग में जो भी तत्व हैं वो स्वतंत्र या मिश्रित दोनों रूप में पाए जाते हैं और ये हमारे जीवन से जुड़े हुए तत्व हैं। जैसे ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है और सल्फर भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्रोटीन की एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है सल्फर। नाइट्रोजन तो होता ही है लेकिन सल्फर भी उनके बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी होता है। इस वर्ग में जो पोलोनियम है उसका कोई समस्थानिक नहीं पाया जाता, लेकिन इसका द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान संख्या 209 वाला समस्थानिक सबसे अधिक अर्धायुकाल रखता है। इसका अर्धायुकाल 103 साल का होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और ये सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखकर स्पष्ट है कि इनके बाह्यतम कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2 NP4 होता है। तो इनके भौतिक गुण देख लेते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों अधातु हैं, जबकि सेलेनियम और टेल्यूरियम उपधातु हैं और पोलोनियम जो है वो धातु है। 16वें वर्ग में जो है प्रत्येक तत्व अपरूपता दर्शाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2 अपरूप हैं, ऑक्सीजन है और ओजोन है। सल्फर का बहुत सारा अपरूप होता है। अपरूप का अर्थ यह है कि केमिकली तो ये सेम रहेंगे परंतु इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन से लेकर टेल्यूरियम तक इसका आकार बढ़ता है तो इसका कथनांक और गलनांक भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता जाता है, अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक गलनांक बढ़ता है। परंतु पोलोनियम का कथनांक और गलनांक टेल्यूरियम से कम होता है क्योंकि इनके जो परमाणु हैं उनके मध्य काफ़ी दुर्बल बंध पाया जाता है। इसी प्रकार इनके बाह्यतम कोश में NS2 NP4 विन्यास है। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है, तो या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। तो यही कारण है कि ये चूँकि साझा भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण कर सकता है, तो ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह की ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाता है। इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीजन प्रायः -2 और अन्य तत्व जो हैं वो धन 2, धन 4, धन 6 ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाते हैं। OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणी होता है, तो फ्लोरीन के सामने ऑक्सीजन को +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाना होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अब चूँकि इसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं अतः इसके जो अन्य तत्व हैं वो +4 और +6 ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाते हैं परंतु ऑक्सीजन नहीं दर्शाता। तो यहाँ पर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देख सकते हैं कि ये किस तरह +2 और -2 और +4 और +6 ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शा रहा है। हाइड्रोजन के साथ क्रिया, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके H2O बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो H2O से लेके H2TE तक इनका जो अम्लीय गुण है
वो बढ़ता है, परंतु उसके बाद नीचे जाने पर इनमें क्षारीय गुण बढ़ने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शुरू के दो तत्व जो है वो अधातु हैं और बाद के जो तत्व हैं वो धात्विक गुण दर्शाते हैं। तो जल के अतिरिक्त सभी हाइड्रेट जो है वो अपचायक गुण वाले होते हैं और इनकी जो अपचायन शक्ति है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो तत्व हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब के सब आसानी से ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि सल्फर के साथ SO, SO2, SO3, H2O7 चारों प्रकार के बनते हैं, लेकिन सेलेनियम के साथ केवल डाई और ट्राई ऑक्साइड ही बनता है। इसी प्रकार टेल्यूरियम मोनो, डाई और ट्राई तीनों प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, जबकि पोलोनियम केवल मोनो और डाई ऑक्साइड ही बनाता है। हेलाइड का निर्माण देख लेते हैं। इनके हेलाइड सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। ये डाई हेलाइड, टेट्रा हेलाइड और हेक्सा बनाते हैं। और अगर हम स्थायित्व का क्रम देखें तो ये फ्लोरीन के साथ सर्वाधिक स्थायी यौगिक बनाते हैं और इनका स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटते जाता है। हेक्सा हेलाइड में हेक्सा फ्लोराइड ही सबसे ज़्यादा स्थायी हेलाइड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे टेट्रा हेलाइड sp3d संकरित होता है, तो ऑक्सीजन के अलावा सभी तत्व डाई हेलाइड बनाते हैं जिनमें sp3 संकरण होता है, और ये डाइमर भी बनाते हैं जैसे S2F2, S2Cl2 आदि। ऑक्सीजन जो है वो असामान्य व्यवहार करता है। क्या क्या असामान्य व्यवहार करता है ये जान लेते हैं। पूरे समूह में केवल ऑक्सीजन ही ऐसा है जो गैस है, बाकी सारे ठोस हैं। इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है और इसी वजह से हाइड्रोजन बंध बना सकता है, बाकी नहीं बना सकते। और इसी का ही हाइड्राइड जो है वो केवल द्रव अवस्था में है, बाकियों का गैसीय अवस्था में है। तो ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, जो सबसे सामान्य ऑक्सीकरण संख्या है इसके लिए, जबकि अन्य जो है वो -2, +2, +4, +6 सभी प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। परंतु ऑक्सीजन के केस में F2O यानी कि OF2 और H2O, H2O2 अपवाद है। ऑक्सीजन आयनिक और सहसंयोजी दोनों तरह के यौगिक बना सकता है, जबकि अन्य यौगिक केवल सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। तो इस प्रकार ये बाकियों से अलग व्यवहार दर्शाता है। तो इसका कारण भी देख लेते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि आकार में सबसे छोटा है, इसकी आयनन एंथैल्पी काफ़ी उच्च होती है और बंध के निर्माण के लिए डी कक्षक इसके पास नहीं होता, अनुपलब्ध है। अगले वीडियो में हम देखेंगे डाई ऑक्सीजन, उनके बनाने की विधि, रासायनिक गुण, ऑक्साइड का प्रकार और ओजोन। स्टूडेंट्स ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो हो सकता है कि अभी इसके कई पार्ट्स आएँ, और असाइनमेंट ही नहीं, आप लोगों का एनुअल एग्जाम भी होगा। तो आप लोगों को यदि अपने केमिस्ट्री का बेस क्लियर रखना है तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।